हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आज हम चौथी टाइप डिस्कस करेंगे और वो है हाइपर कंजुगेशन या नो बाउंड रेजोनेंस या फिर बेकर नेथन इफेक्ट। पिछले तीन टाइप्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप देख लो, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जब पढ़ा था, उसमें हमने अल्काइल ग्रुप्स की बात की थी। अल्काइल ग्रुप्स में हमने एक ऑर्डर पढ़ा था, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। इन चार ग्रुप्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट इस तरह से अरेंज किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मींस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और मिथाइल ग्रुप सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इन चार में से। और इसकी वजह हमने क्या बताई थी? इसकी वजह हमने दी थी कि टर्शरी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा बल्कि और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। मिथाइल ग्रुप सबसे छोटा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है ज़्यादा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी उसी हिसाब से कम है। लेकिन बेकर और नेथन ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि यही ग्रुप्स अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हों, अनसैचुरेटेड का मतलब है किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़े होंगे या फिर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होंगे, उस केस में इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर हमने पढ़ा था, दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल व्हेन दीज ग्रुप्स आर नॉट अटैच्ड विद सम अनसैचुरेटेड सिस्टम, एनी डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। लेकिन अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जब इनको जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको अगर मैं जोड़ दूं, पहले टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बना लेते हैं, इसको हमने अटैच किया एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। इसी तरह से अगर आप इस टर्शरी ब्यूटाइल के बदले आइसोप्रोपाइल को या इथाइल ग्रुप को रख दें यहाँ पर, या फिर मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर रख दें, तो हम कहेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप्स किसके साथ जुड़े हैं? एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हैं। या फिर बेंजीन के साथ जोड़ दीजिए, सपोज एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ हमने जोड़ा किसी अल्काइल ग्रुप को, जैसे मिथाइल ग्रुप को। ऐसे केसेस में क्या पाया गया? ऐसे केसेस में देखा गया कि इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, अब इस केस में हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि इन ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है व्हेन दे आर अटैच्ड विद सम अनसैचुरेटेड सिस्टम लाइक सम एल्कीन और बेंजीन, तो उस केस में क्या देखा? उस केस में ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर क्या हो गया? रिवर्स हो गया। इसका मतलब अब मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, टर्शरी ब्यूटाइल की कम हो गई। राइट, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेकर और नेथन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम्स में जहां पर अल्काइल ग्रुप्स अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हों, वहां पर एक नए किस्म का रेजोनेंस होता है और उस रेजोनेंस को नाम दिया गया हाइपर कंजुगेशन या नो बाउंड रेजोनेंस। अब ये किस टाइप का रेजोनेंस है वो हमने देखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर नोट करेंगे रिगार्डिंग दिस नो बाउंड रेजोनेंस, वो क्या है कि जो नॉर्मल रेजोनेंस है, ये जो मैंने रेजोनेंस लिखा है, दिस इज यूजुअल रेजोनेंस। उस रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स
और n इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। लेकिन अगर हम नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात करें या हाइपर कंजुगेशन की बात करें, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो तो यूजुअल रेजोनेंस में भी होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट इसमें नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द डीलोकलाइजेशन, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स भी ब्रेक हो सकते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके या सिग्मा बॉन्ड किसके? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है और वो पोजीशन है अल्फा पोजीशन। नाउ व्हाट इज अल्फा पोजीशन? अल्फा पोजीशन का मतलब है CH बॉन्ड विच इज एडजेसेंट टू ए पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, सपोज एक मिथाइल ग्रुप ले लो, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, इसको हमने जोड़ दिया एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज एडजेसेंट टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है एट द अल्फा पोजीशन, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस रेजोनेंस में। अपार्ट फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होंगे डबल बॉन्ड में, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उनके अलावा कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन सिग्मा बॉन्ड किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के एट अल्फा पोजीशन, दैट इज एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं वो हम देखेंगे। हम इसी मॉलिक्यूल का केस स्टडी करेंगे। हमने मिथाइल ग्रुप को अटैच किया एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ये एक प्रोपीन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, डीलोकलाइजेशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा वो देख लीजिए। ये जो अल्फा कार्बन और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कार्बन, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। अब इनके बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर आ गया, जिस वजह से इसका चार्ज नेगेटिव हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अल्फा कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड तो इसका इन्वॉल्व हो गया है, अब दूसरा बॉन्ड भी है इस पर, तीसरा बॉन्ड भी है हाइड्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड भी एक एक करके यूज़ होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो दूसरा CH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ले जाइए। अब इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, और इस वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। अब इस जगह पे ये बॉन्ड अपनी जगह पे है, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर 3। उसके बाद क्या होगा, चौथा स्ट्रक्चर भी बनेगा। चौथा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब ये जो तीसरा CH बॉन्ड है अल्फा पोजीशन पर, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए।
अब इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया हमारा चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद फर्दर किसी स्ट्रक्चर की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज 4। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन देख लीजिए। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इज 3 और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए? 4। फार्मूला ये बना कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज़्यादा कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, राइट। अब इन स्ट्रक्चर्स में कुछ बातें आपने याद रखनी है। वो क्या है कि ये जो मिथाइल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हम देख रहे थे, ज़रा देख लीजिए क्या ये सचमुच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनेट कर रहा है। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरफ हो रही है वो आप देख लीजिए। मिथाइल ग्रुप से इस अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है। एरो की डायरेक्शन हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब मिथाइल ग्रुप की कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट काफ़ी हाई है। अगर किसी ग्रुप के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 से ज़्यादा होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इससे ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे, जैसे किसी में 3 होंगे, किसी में 2 होंगे, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कम होता जाएगा, राइट। अब मिथाइल ग्रुप में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर हम इथाइल में भी देखेंगे कितने होंगे, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सब में हम देखेंगे। लेकिन एक और चीज़ आप देख लीजिए, इस रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, राइट। इसके अलावा आप देख लीजिए इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन और किसी एक हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस जगह पर कोई बॉन्ड नहीं है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। इस वजह से इस रेजोनेंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, राइट। और बेकर नेथन साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये नाम पड़ा है, तो बेकर नेथन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन क्यों कहा जाता है? हाइपर वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन हम कहते हैं, हाई बीपी। तो ज़्यादा क्या है इसमें? नॉर्मल रेजोनेंस के मुकाबले में इसमें ज़्यादा क्या है? ज़्यादा ये है कि नॉर्मल रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, इस वजह से इसको हाइपर कंजुगेशन का नाम दिया गया है, राइट। तो ये तो एक हमने देख लिया, मिथाइल ग्रुप देख लिया। अब ज़रा देखेंगे कि इथाइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या इससे ज़्यादा होगा या फिर इससे कम। तो यहीं पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा। यह आ गया हमारा इथाइल ग्रुप, इसको जोड़ दीजिए एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसमें अल्फा कार्बन ढूंढेंगे। अल्फा कार्बन कौन सा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, राइट। अल्फा के बाद जो अगला कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट करते हैं अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। इसका मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 3। मिथाइल के केस में कितने बने थे? 4। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 3। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इस ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का, कम होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, राइट। उसके बाद आप टर्शियरी आइसोप्रोपाइल देख लीजिए।
ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप को आप जोड़ दीजिए एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है अल्फा कार्बन, राइट। अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? सिर्फ एक। तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 1। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 2। इथाइल से भी कम। इसका मतलब है आइसोप्रोपाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और कम हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल का देख लेते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ दिया, ये रहा अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? आप देख सकते हैं इस कार्बन के ऊपर कोई भी H नहीं जुड़ा है। जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे किसके साथ जुड़े हैं? बीटा कार्बन के साथ। ये बीटा कार्बन है, अल्फा के बाद जो नेक्स्ट होता है वो बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो मिथाइल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इथाइल के केस में 3, आइसोप्रोपाइल में 2 और टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट जस्टिफाई करता है कि मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और टर्शियरी ब्यूटाइल का सबसे कम होगा। लेकिन कब? व्हेन दे आर अटैच्ड विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम। ठीक है। तो आई होप हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक आप समझ गए हैं। इसके एप्लीकेशंस भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।